the students. So we were studying about drugs used in respiratory disorders और respiratory disorders के अंदर हमने कफ के बारे में पढ़ लिया और अस्थमा की ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ लिया। इस लेक्चर के अंदर हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि है हमारे पास नेजल डीकंजेस्टेंस और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। सो हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर जो हमारे पास वन ऑफ द डिसऑर्डर है दैट इज नेजल डीकंजेशन। अब हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसका वन ऑफ द मेन ऑर्गन्स जो कि हमारे पास एयर को हमारे बॉडी के अंदर ड्रॉ इन करने में हेल्प करता है वो है हमारे पास नोज। तो अब हमारे पास नेजल डीकंजेस्टेंट्स जो होते हैं व्हाट आर दीज ड्रग्स? नेजल डीकंजेस्टेंट्स हमारे पास ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे पास नेजल कंजेशन को ठीक करने के लिए यूज होती हैं। तो व्हाट आर नेजल डीकंजेस्टेंट्स? द ड्रग्स which are used in the treatment of nasal congestion. तो now the question arises कि nasal congestion क्या होता है? तो what is nasal congestion? nasal congestion हमारे पास हमारे नोज का वो डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या हो जाता है जब जो हमारा नेजल म्यूकोजा है जब उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए और हमारे पास म्यूकोजल की जो हमारे पास नेजल म्यूकोजा होता है उसकी जो हमारे पास जो म्यूकस आपके नोज के अंदर प्रेजेंट होता है जब उसका अमाउंट जो है वो बढ़ जाए, जब कहते हैं ना ऐसे नाक बंद हो गई या फिर हमारे पास जो नेजल स्टफीनेस हो जाती है तो वो जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं नेजल कंजेशन। और नेजल कंजेशन हमारे पास कब कॉज होती है? जब हमारे पास नेजल म्यूकोजा जो हमारे पास हमारी नोज के अंदर जो हमारे पास लेयर रिस्पॉन्सिबल है म्यूकस के सिक्रीशन के लिए, जब उस लेयर के अंदर हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है तब क्या हो जाता है? नेजल कंजेशन हो जाती है। अब इन्फ्लेमेशन हमारे पास नेजल म्यूकोजा के अंदर क्यों होगी? इसके हमारे पास या तो किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हमारे पास नेजल म्यूकोजा के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है या फिर हमारे पास किसी नॉन इन्फेक्शियस रीजन की वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है नोज हमारे नेजल म्यूकोजा के अंदर। तो अब जो ड्रग्स हमारे पास नेजल ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करती हैं यानी कि रिमूव करती हैं उन ड्रग्स को हम कहते हैं नेजल डीकंजेस्टेंट्स। So the drugs which relieve the nasal obstruction are known as nasal decongestants. So अभी जो ये nasal decongestants होते हैं ये हमारे पास इनका काम क्या होता है? बेसिकली जो nasal decongestants होते हैं ये हमारे पास क्या करते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इनका? ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देते हैं हमारे पास म्यूकोजल ब्लड वेसल्स की और हमारे पास डिक्रीज कर देते हैं जो हमारे पास थिकनिंग होती है जो स्वोलन नेजल म्यूकोजा होता है उसकी हमारे पास क्या हो जाती है उसको हमारे पास थिकनेस को डिक्रीज करवा देते हैं। सो व्हाट डू द नेजल डीकंजेस्टेंट्स? तो हमारे पास दो चीजें करते हैं। पहला तो हमारे पास वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। किसकी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं? जो नेजल म्यूकोजा को ब्लड सप्लाई करती है जो नर्व्स उनके अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं फर्स्ट। सेकेंडली हमारे पास क्या करते हैं जो हमारे पास स्वेलिंग हुई है नेजल म्यूकोजा के अंदर उसकी थिकनेस को डिक्रीज कर देते हैं। सो नेजल डीकंजेस्टेंट्स एक्ट बाय वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ म्यूकोजल ब्लड वेसल्स एंड बाय डिक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द स्वोलन नेजल म्यूकोजा। सो जो स्वोलन नेजल म्यूकोजा है उसकी हमारे पास थिकनेस डिक्रीज हो गई और हमारे पास वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गई जो हमारे पास हमारा नेजल ब्लड वेसल्स है नेजल म्यूकोजा के ब्लड वेसल्स हैं। तो अभी हमारे पास जब हमारे पास ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नेजल डीकंजेशन से चला आता है तब क्या हो जाता है जो हमारे पास म्यूकोजल कंजेशन हो जाती है कोल्ड की वजह से या फिर किसी एलर्जिक कंडीशंस की वजह से या फिर हे फीवर की वजह से या फिर साइनसाइटिस की वजह से, तो उसके अंदर हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए जो हमारे नेजल डीकंजेस्टेंट्स है वो यूज किए जाते हैं। अब नेजल कंजेशन के लिए हमारे पास जो सिम्पैथोमिमेटिक अमीन्स है जैसे एड्रेनालिन है वो भी हमारे पास यूज किए जाते हैं एज ए नेजल डीकंजेस्टेंट्स। अब हमारे पास जो नेजल
नेजल डिकंजेस्टेंट है उसके नेजल डिकंजेशन के अलावा हमारे पास कुछ सिस्टेमिक इफेक्ट्स आते हैं और इरिटेशन कॉज करते हैं, और हमारे पास जनरली रीबाउंड कंजेशन हो जाती है। लाइक इनिशियली जब तक हमारे पास हमारी जो हमारे पास सिम्पैथोमिमेटिक अमीन्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि एड्रेनालिन जब तक बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तब तक तो हमारे पास जो हमारा नेजल पाथवे है वो हमारे पास डीकंजेस्टेड रहेगा, लेकिन जैसे ही हमारे पास उसका जो इफेक्ट है वो फिनिश हो जाता है तब हमारे पास क्या हो जाता है, रीबाउंड कंजेशन हो जाती है, मतलब वापस हमारे पास जो नोज है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है या फिर स्टफीनेस हो जाती है नोज के अंदर। तो इसलिए हमारे पास क्रॉनिक राइनिटिस हो जाता है ड्यू टू द यूज ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक मीन्स। इसीलिए हमारे पास जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं वो हम हाइपरटेंशन की पेशेंट्स के अंदर यूज नहीं करते, लेकिन लोअर कंसंट्रेशन में हम इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के अंदर यूज कर सकते हैं। नाउ अब नेजल डिकंजेस्टेंट की तरह पे हमारे पास एंटीहिस्टामिन्स, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स और टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज किए जाते हैं। अब हमारे पास जनरली जो नेजल डिकंजेस्टेंट हमारे पास यूज किए जाते हैं वो हमारे पास ये ड्रग्स हैं, ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन, नेफाजोलिन, फिनाइलेफ्रीन और एफिड्रिन। ये हमारे पास अल्फा 1 सिम्पैथोमिमेटिक अमीन्स हैं। हमारा जो अल्फा 1 रिसेप्टर होता है, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, ये जो ड्रग्स हैं ये उसको स्टिमुलेट करती है, और ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर हमारे पास क्या हो जाता है, जो हमारी सिक्रीशंस होती हैं उसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे पास नेजल कंजेशन नहीं होता। और जो हमारे पास फिनाइलेफ्रीन और जो स्यूडोएफेड्रिन ड्रग होती है ये हमारे पास ऑरली यूज करी जाती है, क्यों, और इनके बाद हमारे पास जो रीकंजेशन है, रीकंजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती विद द यूज ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। अब इनके अलावा हमारे पास एंटीहिस्टामिनर्जिक ड्रग्स यूज की जाती हैं। अब जो हमारे पास एंटीहिस्टामिन ड्रग्स हैं वो हमारे पास जो सीजनल एलर्जीज होती हैं, ड्यू टू सीजन चेंज हमारे पास जो ड्यू टू द रिलीज ऑफ पोलन या फिर हमारे पास डस्ट की वजह से हमारे पास जो सीजन की वजह से एलर्जीज होती हैं उनकी ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास जो सीजनल एलर्जीज की वजह से नेजल कंजेशन हो जाता है उसकी ट्रीटमेंट में हम एंटीहिस्टामिनर्जिक ड्रग्स यूज करते हैं। और हमारे पास सीजनल एलर्जीज होती हैं उनके अंदर हमारे पास डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स हमारे पास एलर्जीज। उसके अंदर हमारे पास प्रीडोमिनेंटली फ्लूइड रिटेंशन होता है और हमारे पास स्नीजिंग होती है, लेकिन जो कंजेशन होता है वो हमारे पास मिनिमल होता है, इसलिए हमारे पास एंटीहिस्टामिनर्जिक ड्रग्स यूज की जाती हैं। और जो एंटीहिस्टामिनर्जिक ड्रग्स होती हैं ये हमारे पास प्रोफाइलेक्टिकली यूज की जाती है, यानी कि प्रिवेंशन के लिए यूज की जाती है। अगर पहले से अगर किसी पेशेंट को हमारे पास प्रिवेलेंस है या फिर उसको एलर्जिक हमारे पास राइनिटिस हो जाता है ड्यू टू चेंज इन सीजन, तो एंटीहिस्टामिनर्जिक ड्रग्स जैसे कि सिट्रीजिन है, तो सिट्रीजिन उस पेशेंट्स के अंदर हमारे पास प्रिवेंशन के लिए एलर्जिक रिएक्शंस के पहले से ही हमारे पास प्रिस्क्राइब करी जाती है। इनके अलावा हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी यूज होती हैं एज नेजल डिकंजेस्टेंट्स। नेजल डिकंजेस्टेंट्स के अंदर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का क्या काम होता है? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, जो ग्लैंडुलर सिक्रीशंस होते हैं उसका जो अमाउंट है उसको डिक्रीज करवा देती है। तो जब हमारे पास ग्लैंडुलर सिक्रीशंस डिक्रीज हो जाती है तब क्या होता है हमारे पास, जब अगर सिक्रीशन नहीं होगी हमारे नोज के अंदर तो म्यूकस जो है वो कंजेस्ट या ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा नोज को, जिसकी वजह से हमारे पास डीकंजेशन हो जाएगी हमारे नेजल पाथवे की। उसके अलावा हमारे पास टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज किए जाते हैं। अब जो टॉपिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये भी हमारे पास प्रोफाइलेक्टिकली और ट्रीटमेंट के अंदर यूज किए जाते हैं एलर्जिक राइनिटिस के। अब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो हमारे पास नेजल स्प्रे की फॉर्म के अंदर आते हैं। उसके अलावा हमारे पास नेजल डिकंजेशन के लिए नॉन ड्रग थेरेपीज यूज की जाती हैं, जिनके अंदर हम वो थेरेपीज जिनके अंदर हम ड्रग्स यूज नहीं करते, तो उनके अंदर हमारे पास जैसे स्टीम है
या फिर अवॉइड करना पॉल्यूटेंट्स को या फिर पोलन्स को या फिर डस्ट को जो कि एलर्जिक राइनाइटिस कॉज करती हैं। या फिर हमारे पास सेलाइन गार्गल्स जो है वो करवाए जाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास वार्म मिस्ट थेरेपी दी जाती है और नेजल इरिगेशन की जाती है साइनसाइटिस को हमारे पास ट्रीट करने के लिए। सो विद दिस जो आपका नेजल डीकंजेशन वाला पोर्शन है वो फिनिश होता है। तो नेजल डीकंजेशन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। नेजल डीकंजेशन के बारे में हमने पढ़ा कि नेजल कंजेशन को ठीक करने के लिए हमारे पास जो ड्रग्स यूज की जाती है वो नेजल डीकंजेशन होते हैं। नेजल कंजेशन क्या होती है? नेजल कंजेशन हमारे पास वो कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास जो नेजल म्यूकोजा है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए किसी वायरल इन्फेक्शन या फिर किसी नॉन इन्फेक्शियस रीजंस की वजह से। अब हमारे पास जो ड्रग्स यूज की जाती है वो क्या करती है, या तो वेसोकंस्ट्रिक्शन कराती है ब्लड नेजल म्यूकोजा के ब्लड वेसल्स की, या फिर क्या करवाती है हमारे पास जो हमारा नेजल म्यूकोजा होता है उसके अंदर जो स्वेलिंग हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई है, उसका जो थिकनेस है उसको डिक्रीज करवा के हमारे पास क्या करवा देती है, नेजल डीकंजेशन करवा देती है। और हमारे पास मेजरली जो सिम्पैथोमिमेटिक अमीन्स हैं वो यूज किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नेजल डीकंजेशन, लेकिन उसके अंदर सिस्टेमिक इफेक्ट्स आते हैं। तो हमारे पास अल्फा-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो कि हमारे पास ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन, नेफाजोलिन और फिनाइलेफ्रीन है, ये ड्रग्स यूज की जाती है नेजल डीकंजेशन के लिए। और इनके अलावा हमारे पास एंटीहिस्टामिन ड्रग्स और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज की जाती हैं और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी यूज किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नेजल कंजेशन। और लास्टली हमारे पास नॉन ड्रग थेरेपीज के अंदर स्टीम या फिर हमारे पास अवॉइड करना हमारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको, और उसके अलावा हमारे पास सेलाइन गार्गल्स और हमारे पास नेजल इरिगेशन कराई जाती है ताकि हमारे पास जो नेजल म्यूकोजा है उसका जो कंजेशन है उसको ट्रीट किया जा सके। सो नेजल डीकंजेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। अब जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स होते हैं ये हमारे पास कौन सी ड्रग्स होती है, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सेंटर को जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है उसको हमारे पास क्या कर सके, स्टिमुलेट कर सके। अब जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है उसकी जो स्टिमुलेशन है वो हमारे पास कब, जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स हैं हमारे पास इनकी रिससिटेटिव वैल्यू होती है कोमा और फेंटिंग वैल्यू। जो पेशेंट हमारे पास कोमा में चले जाते हैं या जो पेशेंट हमारे पास बेहोश हो जाते हैं, फेंट कर जाते हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर हम वापस से रेस्पिरेटरी सिस्टम को चलाने के लिए हम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स देते हैं। तो अब जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स होते हैं ये हमारे पास बहुत ही कम डोज के अंदर, जो हमारे पास एनालेप्टिक एजेंट्स होते हैं, एनालेप्टिक एजेंट्स ही हमारे पास कम डोजेस के अंदर एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स वर्क करते हैं, जैसे कि हमारे पास कैफीन हो गया, डॉक्साप्राम हो गया। तो जो हमारे पास रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स है क्या होते हैं ये ड्रग्स, द ड्रग्स विच स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर आर रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। अब रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स हमारे पास यूज का होते हैं, ये जो ड्रग्स हैं कोई पेशेंट अगर हमारे पास कोमा में चला जाए या फेंट हो जाए तो उनके अंदर वापस से रेस्पिरेशन को स्टार्ट करवाने के लिए हमारे पास रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स दिए जाते हैं। अब जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स होते हैं ये हमारे पास बहुत ही कम डोजेस पे हमारे पास एक्शन देते हैं, लेकिन जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स है इनका जो सेफ्टी मार्जिन होता है वो बहुत ज़्यादा नैरो होता है। सेफ्टी मार्जिन नैरो होने का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास जो हमारी ड्रग है वो हम एक गिवन वैल्यू से अगर ऊपर दे देंगे तो हमारे पास बहुत टॉक्सिसिटी कॉज करेगी, अगर हम गिवन वैल्यू से नीचे हमारी ड्रग देंगे तो हमारे पास वो ड्रग क्या करेगी, हमारी ड्रग असर ही नहीं करेगी। तो बहुत ज़्यादा जो नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का। अब हमारे पास जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स है कोमा और फेंटिंग के लिए जब रिससिटेटिव वैल्यू होती है, रिससिटेटिव जो वर्ड आता है हमारे पास उसका क्या मतलब होता है, रिससिटेशन क्या होती है, जब किसी पर्सन का हमारे पास जो हार्ट है या फिर हमारे लंग्स हैं
वो हमारे पास वर्क करना बंद हो जाए और उसको हम वापस लाइफ के अंदर लेके आते हैं। अगर आपने देखा तो जो शॉक दिया जाता है उन पेशेंट्स को हमारे पास वापस से हार्ट को मूव कराने के लिए, तो वैसे ही हमारे पास रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं वापस से हमारे पास लंग्स को वर्क करवाने के लिए। तो कोमा और फेंटिंग के अलावा जो हमारे पास हिप्नोटिक ड्रग्स होती हैं, हिप्नोटिक ड्रग्स जब हमने पढ़ी थी तो आपको याद होगा कि हमने बताया था कि हिप्नोटिक ड्रग्स के अंदर रेस्पिरेटरी फेलियर होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। जितनी भी हमारे पास सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स होती हैं, जो उन पेशेंट्स के अंदर फॉरगेटफुलनेस हो जाती है, वो भूल जाते हैं कि उन्होंने ड्रग ली है या नहीं ली, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास वो ड्रग को ज़्यादा डोज के अंदर ले जाते हैं और जो ड्रग है वो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम को बंद करवा देती है और रेस्पिरेटरी फेलियर से डेथ हो सकती है। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर हिप्नोटिक ड्रग्स की वजह से पॉइजनिंग हो जाए तो क्या हो जाता है हमारे पास, तो हम उनको रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स देके हम उनको ट्रीट करते हैं। उसके अलावा जो हिप्नोटिक ड्रग्स के अंदर जब तक हम मैकेनिकल वेंटिलेशन नहीं लगाते तो उसके पहले हमारे पास रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स यूज किए जाते हैं। जब तक हम मैकेनिकल वेंटिलेशन को वापस रीइंस्टॉल नहीं कर देते। और उसके अलावा हमारे पास जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स है वो यूज होते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर सफोकेशन हो गई हो, या तो हमारे पास वो अंडर वाटर ड्राउन कर रहे हो, अगर कोई पेशेंट हमारे पास अंडर वाटर ड्राउन कर जाता है, या फिर हमारे पास एक्यूट रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी आ जाती है। बेसिकली अगर किसी पेशेंट को सफोकेशन हो जाए, उसको ऑक्सीजन ना मिले, तो और उसकी वजह से उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो शट डाउन करना स्टार्ट कर दे, तो उन पेशेंट्स के अंदर हम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स देते हैं। उसके अलावा जो प्रीमेच्योरली बॉर्न बेबीज होते हैं, प्रीमेच्योर इन्फेंट्स होते हैं, उनके अंदर एपनिया हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है और वो ब्रीथ नहीं कर पाते। तो उन पेशेंट्स के अंदर या इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स के अंदर हम वापस से रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करके, हम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स का यूज़ करके उनको वापस से रेस्पायर करवाते हैं, ताकि वो हमारे पास इनिशियली मैकेनिकल वेंटिलेशन पे डालने से पहले तो या फिर निक्यू के अंदर डालने से पहले हमारे पास रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स दिए जाते हैं। और उसके अलावा अगर किसी पेशेंट को की सर्जरी हुई है जिसकी वजह से उसको जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है, तो जनरल एनेस्थीसिया के पेशेंट के अंदर हमारे पास उसको वेंटिलेटर पे हमारे पास अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है और जनरल एनेस्थीसिया दिया गया, तो जनरल एनेस्थीसिया के अंदर क्या हो जाता है, हमारे पास हमारे जो लंग्स हैं वो स्टॉप हो जाते हैं और हमारे पास उन पेशेंट्स के अंदर अगर फेलियर हो जाए उनको वेंटिलेट करवाने का, तब हमारे पास रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स दिए जाते हैं उस पेशेंट को वापस से रेस्पायर करवाने के लिए। अब रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के अंदर हमारे पास जो वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट ड्रग आती है, दैट इज डॉक्साप्राम। अब जो डॉक्साप्राम ड्रग है ये हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। ये हमारे पास सेंट्रल न्यूरॉन्स को एक्साइट करती है, प्रमोट करती है हमारे पास एक्साइटेशन सेंट्रल न्यूरॉन्स की, और लो डोजेस के अंदर हमारे पास ये ज़्यादा सिलेक्टिव होती है रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए। तो बेसिकली डॉक्साप्राम, कैफीन या हमारे पास जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स है वो क्या करते हैं, वो ये ड्रग्स हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है, रेस्पिरेटरी सेंटर को लो डोजेस पे स्टिमुलेट करती है। और उसके अलावा हमारे पास जो डॉक्साप्राम ड्रग है वो हमारे पास कैरोटिड और एरोटिक कीमो रिसेप्टर्स को भी स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। अब हमारे पास जो डॉक्साप्राम है ये यूज की जाती है एपनिया की ट्रीटमेंट के अंदर, प्रीमेच्योर इन्फेंट्स के अंदर। और हमारे पास डॉक्साप्राम के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि नॉजिया, कफिंग, रेस्टलेसनेस। और हमारे पास डॉक्साप्राम की 40 to 80 mg हमारे पास डोज दी जाती है, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनसली। और हमारे पास एक्यूट जो रेस्पिरेटरी फेलियर्स होते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बेसिकली डॉक्साप्राम यूज की जाती है। सो विद दिस आपका जो नेजल डीकंजेशन है और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स है वो फिनिश होता है। अब रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के अंदर हमने
बेसिकली हमारे पास रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स के अंदर कौन सी ड्रग्स आती है, वो ड्रग्स आती है जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर सके और जिन पेशेंट्स के अंदर हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बंद होना स्टार्ट हो जाए, वापस से उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट कराने के लिए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स दिए जाते हैं। सो विद दिस आपका जो ड्रग्स यूज्ड इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।